जरा सोचिए, एक मामूली सी धातु में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरी की पूरी सभ्यता को जन्म दे दे और बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रख दे। आज हम उसी कहानी में उतरेंगे, भारत के लौह युग की कहानी। एक ऐसा दौर जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये कहानी सिर्फ किसी धातु की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे लोहे ने सिर्फ औजार और हथियार ही नहीं बनाए, बल्कि एक पूरे समाज को, एक पूरे ताने बाने को घड़ा, छोटे छोटे कबीलों से लेकर ताकतवर साम्राज्यों तक। तो इस क्रांति को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त युग की जड़ें कहाँ थीं और इसकी टाइमलाइन क्या थी। तो हमारा सफर शुरू होता है करीब 1500 ईसा पूर्व से, जब शुरुआती कबीलाई राज्य थे जिन्हें हम जनपद कहते हैं। फिर सदियों के दौरान हम नई संस्कृतियों को जन्म लेते देखते हैं, जिनकी पहचान उनके खास मिट्टी के बर्तनों से होती है। पहले आई चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और उसके बाद उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति। और ये सब जाकर अपने चरम पर पहुंचता है 200 ईसा पूर्व में, जब भारत के पहले महान साम्राज्यों का उदय होता है। तो भारत में लोहे की क्रांति असल में शुरू कब हुई? देखिए, लंबे समय तक हमें लगता था कि जवाब बिल्कुल साफ है, लेकिन हाल की कुछ खोजों ने, जैसे उत्तर प्रदेश के मल्हार में जो मिला है, उसने पूरी कहानी ही पलट दी है। वहां पुरातत्वविदों को लोहे को पिघलाने के ऐसे सबूत मिले हैं जो 1800 ईसा पूर्व तक पुराने हो सकते हैं। मतलब जो हम सोचते थे उससे भी कई सदियां पहले। और यह बात अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। इसका मतलब यह है कि लोहे की टेक्नोलॉजी भारत में कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि यहीं इसी उपमहाद्वीप पर अपने आप खोजी गई और विकसित हुई। इसने भारत को दुनिया के उन गिने चुने सेंटर्स में से एक बना दिया जहां ये जीवन बदलने वाली तकनीक अपने दम पर पैदा हुई थी। लोहे पर काबू पाना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा था। इसने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसने भारतीय समाज को उसकी जड़ों से हिलाकर रख दिया। अब जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ हुए और खेती के लिए जमीन मिली। लोहे के हल ने सख्त जमीन को जोतकर फसलों के ढेर लगा दिए। इस ज्यादा अनाज ने ज्यादा लोगों का पेट भरा, आबादी बढ़ी और देखते ही देखते छोटे छोटे गांव हलचल भरे शहरों में बदलने लगे। यहीं से शहरीकरण की शुरुआत हुई। अगर हमें इस नए समाज का कोई पहला पुरातात्विक सबूत देखना है तो वो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ये महीन ग्रे रंग के मिट्टी के बर्तन जिन पर ज्यामितीय डिजाइन बने होते थे, ये उस शुरुआती लौह युग के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकने की एक खिड़की की तरह है। और फिर आया उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड का दौर। ये चमकदार काले बर्तन बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। ये समाज में बढ़ती दौलत, कारीगरी और एक अमीर तबके के उदय का प्रतीक थे। मतलब शहर अब सच में बस चुके थे और समाज में अमीर गरीब का फर्क साफ दिखने लगा था। देखिए, जब समाज बदलता है तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है। तो लौह युग की इस सामाजिक उथल-पुथल का सीधा नतीजा निकला एक बड़े राजनीतिक बदलाव में, यानी राज्यों का उदय। समझिए, लौह युग से पहले भारत का नक्शा कैसा था। छोटे छोटे कबीलाई इलाके थे जिन्हें जनपद कहते थे। लेकिन लोहे से जो दौलत और ताकत आई, उससे ये छोटे छोटे इलाके आपस में जुड़कर बड़े और ज्यादा शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य बनने लगे, जिन्हें कहा गया महाजनपद। बौद्ध और जैन ग्रंथ हमें लगभग 600 ईसा पूर्व की एक नई पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में बताते हैं। ऐसे 16 बड़े राज्य थे जो एक दूसरे पर हावी होने के लिए लड़ रहे थे। और ये संख्या 16 महाजनपद, इसे जरूर याद रखिएगा। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इन सब बदलावों का एपिसेंटर मतलब केंद्र था मगध का इलाका। यहां पर लोहे की ताकत का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया गया, जिसने मगध को सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बना दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ गंगा के मैदानों तक ही सीमित नहीं थी। ये एक पूरे उपमहाद्वीप में होने वाली घटना थी। लोहे के सबूत हमें पूरे दक्षिण एशिया में मिलते हैं। भारत में गंगा के उपजाऊ मैदानों से लेकर आज के पाकिस्तान के प्राचीन शहर चारसद्दा तक, और नीचे दक्षिण में श्रीलंका की बस्तियों जैसे अनुराधापुर तक, ये तकनीक सच में जंगल की आग की तरह फैली थी। एक मिसाल देखिए, आज के पाकिस्तान के चारसद्दा में हमें 900 ईसा पूर्व से ही लोहे के इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं। और ठीक इसी वक्त दक्षिण में श्रीलंका में प्रारंभिक लौह युग करीब 1000 ईसा पूर्व में शुरू हो चुका था।
ये दिखाता है कि ये विकास एक साथ उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों में हो रहा था। 600 ईसा पूर्व तक तो श्रीलंका में अनुराधापुर की बस्ती 50 हेक्टेयर के एक बहुत बड़े इलाके में फैल गई थी, मतलब करीब 70 फुटबॉल मैदानों के बराबर का इलाका। इतना तेज शहरी विकास उस खेती की क्रांति के बिना हो ही नहीं सकता था, जो लोहे की वजह से मुमकिन हुई। श्रीलंका के अनाईकोडाई में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी खोज की जो रोंगटे खड़े कर दे। एक सरदार का कंकाल मिला, जिसके साथ एक मोहर भी दफन थी। उस पर ब्राह्मी लिपि में शब्द खुदे थे, को वेता, यानी राजा वेता। अचानक उस पुराने युग को एक नाम मिल गया, एक चेहरा। ये 2500 साल से भी पहले जिंदा रहे एक इंसान से हमारा सीधा कनेक्शन है। तो इन सब बदलावों का नतीजा क्या निकला? इनकी लेगेसी क्या थी? चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। तो देखिए, ये क्रम कितना साफ है। खेती में क्रांति ने जनपदों के विकास को ताकत दी, शहरीकरण ने शक्तिशाली महाजनपदों को बनाया, और फिर इन राज्यों के बीच की लड़ाई ने आखिरकार राजनीतिक एकीकरण को जन्म दिया और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और यही सबसे जरूरी बात है, लौह युग कोई अंत नहीं था, ये एक जरूरी तैयारी थी, एक प्रील्यूड था। लोहे के हथियार, एक मजबूत खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था और संगठित राज्य, ये सब वो ईंटें थी जिनका इस्तेमाल मौर्यों ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए किया। तो आप देखिए, लौह युग असल में कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस बदल गया। वो नींव बन गया जिस पे आज भी भारत का इतिहास खड़ा है। सीखने पर केंद्रित ऐसे ही और एपिसोड के लिए कृपया कीर्ति टेक को सब्सक्राइब करें।